हेलो एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से अभी तक हम क्या समझते थे? फर्टिलाइजेशन से हम ये समझते थे कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूज़न होना और उससे हमारा जाइगोट बनना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? फर्टिलाइजेशन कहते थे। लेकिन ये जो डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन की, ये आधी अधूरी है। यानी कि फर्टिलाइजेशन कोई एक इवेंट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है विच लीड्स टू सिनगेमी। यानी कि बहुत सारी इवेंट्स मिलके जब हमारी क्या करती है, मेल एंड फीमेल गेमेट्स जब फ्यूज़ होती है और फिर जाइगोट बनता है, तो उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है कि मेल गेमेट आया, फीमेल गेमेट हुआ, उन दोनों का फ्यूज़न हो गया। नहीं, इसके अंदर बहुत सारी जो है इवेंट्स होंगी, इसके बीच में बहुत सारी स्टेप्स होंगी और हम आज उन्हीं स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये हमारा होता का है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है हमारी एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यानी कि सबसे पहले तो ये फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल बॉडी के अंदर भी जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े थे, तब हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ी थी। उस फेलोपियन ट्यूब में हमने उसके भी कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमारा एम्पुलरी रीजन था, स्टेमस था, इनफंडिबुलम था। तो उसी एम्पुलरी रीजन पे हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। कंडीशन क्या होती है फर्टिलाइजेशन होने के लिए? सबसे पहले हमें कंडीशन होनी क्या चाहिए? वो है कि बोथ स्पर्म्स एंड ओवरी रीच एट सेम टाइम। यानी कि ओवरी और स्पर्म जो है दोनों ही एक टाइम पर जब आएंगे, एक ही टाइम पे जब वो रीच करेंगे, तभी जाके जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होगा। ओके, तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले होगा क्या कि फीमेल बॉडी में, चूँकि हमने देखा फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होनी है, तो सबसे पहले जो है स्पर्म्स को है फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उस ट्रांसफ़र करने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंसेमिनेशन, जिसके बारे में पहले भी हम देख चुके हैं। इंसेमिनेशन क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स बाय कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? पेनिस। ठीक है, जो कि हमारा मेल के अंदर होगा, इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। आफ्टर इंसेमिनेशन जो है स्पर्म जो है हमारा सर्वाइव कर सकता है 48 to 72 आवर्स। यानी कि इंसेमिनेशन क्या प्रोसेस है? सिंपल सा प्रोसेस है कि जो सीमेन होगा, जिसके अंदर हमारे स्पर्म होते हैं, जो कि रिलीज़ करेगा कौन? मेल, जो कि उसके कॉपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा, जो कि उसका क्या है? पेनिस है। कहाँ पे रिलीज़ करेगा वो? वेजाइना ऑफ द फीमेल। फीमेल की वेजाइना में वो सेमेन को जो है रिलीज़ करेगा, और वो से वेजाइना के थ्रू हमारे पास ली जाएगी फीमेल बॉडी के अंदर, यानी कि यूट्रस में चली जाएगी। और आफ्टर इंसेमिनेशन जो स्पर्म की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है? 48 to 72 आवर्स वो क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। अब चूँकि हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में कुछ प्रोसेस होने वाले हैं ना, तो जो प्रोसेस होगा कि स्पर्म का और जो हमारे ओवम का मिलना, तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो स्पर्म को एक्टिवेट किया जाएगा, है ना। तो उस एक्टिवेट करने वाला प्रोसेस जो होता है ना हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटेशन कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा इंसेमिनेशन के बाद में, वो है कैपेसिटेशन। इसमें क्या होगा कि स्पर्म्स आर कंडीशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कि उसको एक्टिव करने का प्रोसेस एक तरीके का। जिस एक्टिवेशन में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड लगता है 6 to 7 आवर्स का टाइम लगता है। अब इनमें भी कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप देखते हैं। तो पहला है हमारा स्टेप, जिसमें होता है हमारा रिमूवल ऑफ डिसेप्टा आइंस का रिमूवल होता है। सेकंड स्टेप में डिस्टेबलाइजेशन होता है स्पर्म मेम्ब्रेन का बाय रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि उसमें से जो है कोलेस्ट्रॉल को हटा के उसको डिस्टेबलाइजेशन कर दिया जाता है। और थर्ड प्रोसेस होता है हमारा एंट्री ऑफ Ca2+ आइंस। तो हमारे एंट्री ऑफ Ca2+ आइन आ गए। इससे होगा क्या कि जो स्पर्म की जो स्पीड थी, जो चलने की, जो उसकी मूवमेंट की जो स्पीड थी, वो बहुत धीरे धीरे थी। Ca2+ आइन्स के आने से क्या होगा? उनके जो स्पर्म की जो स्पीड है उसमें क्या हो जाएगा? वो ग्रो हो जाएगी, और वो अब जो है बहुत ही तेज़ी से मूव करेगी। अब ओवम जो है हमारा क्या करेगा कि कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा, ताकि वो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो जो सेकंड प्रोसेस होता है हमारा, वो होता है हमारा केमिकल अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवरी। यानी कि उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कैसे होगा? तो जो स्पर्म होता है वो हमारा फर्टिलाइजिंग रिलीज़ करता है, और ओवा जो होता है वो हमारा एंटी फर्टिलाइजेशन रिलीज़ करता है। तो
हम हमेशा जानते हैं कि जो नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके पास फर्टिलाइजिंग रिलीज कर रहा है या एंटी फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली इनमें अट्रैक्शन होगा, स्पर्म जो है हमारा ओवा की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेस हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब थर्ड प्रोसेस में आते हैं जो कि हमारा बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू जोना पेलिसिडा। तो सबसे पहले हम एक ओवम का जो है हम डायग्राम समझते हैं कि ओवम कैसा होता है। ओवम की सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रोना रेडिटा। ओवम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। न्यूक्लियस होगा किसके अंदर, हमारी सेकेंडरी oocytes के अंदर हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ओवम का जो है हमारा डायग्राम है। अब एक बात याद रखनी कि जो बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया जो जाते हैं वो मदर के ही जाते हैं, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया ही जो जाएंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है वही हमारे जो बेबी में ट्रांसफ़र होंगे। और इसी ओवम के अंदर जो ये बीच का जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं जोना पेलिसिडा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने स्पर्म को जो है बॉडी में डाल दिया, फीमेल बॉडी में डलवा दिया, उसके बाद हमने उसको एक्टिवेट भी कर लिया, फिर उसने जो है हमारा ओवा ने एंटी फर्टिलाइजिन भी जो है रिलीज़ कर दिया ताकि स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकेगा। तो सबसे पहले उसकी जो ये लेयर्स है उसको तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके वो इस सेकेंडरी oocyte से जाके मिलेगा और फिर फ्यूज़न होगा, ठीक है। जोना पेलिसिडा जो होगी हमारी, वो होगी हमारी ZP3 रिसेप्टर होगी, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा कि रैपिड इन्फ्लक्स होगा Na+ का, और Na+ का जैसे ही रैपिड इन्फ्लक्स होने लगता है तो हमको पता है कि वहाँ क्या होने लग जाती है, डीपोलराइज होने लग जाएगी हमारी एग मेम्ब्रेन। जो हमारा एग था उसकी मेम्ब्रेन में क्या हो जाने लगेगा, डीपोलराइज होने लगेगा। और वो एक फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत ही जल्दी प्रोसेस वाला होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि ओवम है, स्पर्म आएगा हमारे ओवम के पास, आने के बाद जैसे वो Na+ का जो है हमारा इन्फ्लक्स होने लगेगा, एक स्पर्म जुड़ते पहले ही जो है हमारी उसकी जो बाकी की जो मेम्ब्रेन है वो सब क्या हो जाएगी, हमारी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय मल्टीपल स्पर्म। तो ये पॉलीस्पर्मी से हमको बचा लेगी, यानी कि क्या होगा कि एक स्पर्म जैसे लगेगा और फिर हमारी जो ओवम की जो मेम्ब्रेन है वो हमारी ब्लॉक हो जाएगी बाकी दूसरे स्पर्म्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब एक्रोसोमल रिएक्शन में। हमने डायग्राम पढ़ा था, तब उसमें हमने स्टार्टिंग में उसकी हेड पे हमने देखा था एक्रोसोम होता है। तो सबसे पहले उसका हेड ही जो है ओवम में घुसेगा, तो उस एक्रोसोम से क्या होगी, कुछ रिएक्शंस होगी, कुछ रिएक्शन यानी कि अभी तक उसको कुछ लेयर्स तोड़ के अंदर जाना है, जो अंदर जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, उससे मिलना है। तो उसके लिए भी उसको अभी क्रोना रेडिएटा की लेयर तोड़नी है, जोना पेलिसिडा की लेयर तोड़नी है ना, तो वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होगी। तो वो रिएक्शन क्या होगी, तो सबसे पहले तो होता है हमारा हाइल्यूरोनिडेज जो होगा हमारा, वो क्या होगा, इसका मतलब होता है ये कि जो हमारा जो ओवम है उसकी चारों तरफ एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस होता है, तो उसको सबसे पहले ख़त्म करेगा। तो क्या करेगा, डाइजेस्ट हाइलोरोनिक एसिड जो है वो रिलीज़ करेगा ताकि वो जो म्यूकस जैसा सब्सटेंस है वो हमारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या करेगा, वो CPE रिलीज़ करेगा ना, पेनिटेटिंग एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करेगा। उससे क्या होगा, जो स्पर्म लाइसिन जो होंगे वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे बाय एक्रोसोम बाय एक्सोस्टोसिस, और जो कि क्या करेगा, हमारा डिज़ोल्व कर देगा, क्रोना रेडिएटा को जो है डिज़ोल्व कर देगा। तो हमारी क्रोना रेडिएटा भी अब टूट गई है। उसके बाद क्या करेगा, एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन जो कि वो एंजाइम रिलीज़ करेगा, उससे क्या होगा, हमारा जोना पेलिसिडा जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। अब हमारी क्रोना रेडिएटा भी हमारी ख़त्म हो गई, फिर हमारा जोना पेलिसिडा भी ख़त्म हो गया। अब हमारा स्पर्म जो है एकदम अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ क्या होगा, स्पर्म oocyte बाइंडिंग होगा, यानी कि बाइंड्स टू इंटरगिन ऑफ oolegama, दिस इनिशिएट, जो कि इनिशिएट करेगा किसको, एग एक्टिवेशन को, यानी कि अब हमारा जो है एग जो है वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। इंटायर जो स्पर्म है वो हमारा एंटर कर जाएगा किसके अंदर, ओवम के अंदर, ठीक है। फिर सिक्स्थ हमारा जो स्टेप है वो है हमारा एग एक्टिवेशन, यानी क्या होगा, अब हमारा एग क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो हमारा ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। तो उससे होगा ये कि बाइंडिंग ऑफ oocytes ऑन स्पर्म, यानी कि oocyte जो है वो स्पर्म से बाइंड होंगे, जो कि स्टिम्युलेट करेगा किसको, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड कंप्लीशन को वो स्टिम्युलेट करेगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट मियोसिस 2, जो कि हो चुका है उसका, सेकेंडरी जो oocyte जो है उसका कंप्लीट मियोसिस सेकेंड हो चुका है, और इससे क्या बन जाएगा, हमारा ओवम बन जाएगा और हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगा। और ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा था oogenesis के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं वापस बात दिखा देती हूँ। इस oogenesis में हमने पढ़ा था, ये सेकेंडरी oocyte हमारा बन गया था। जब इस वाली ही स्टेप पे जो है हमारा स्पर्म आता है, एंटर करता है, और इस मियोसिस सेकेंड को जो है ये कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ से हमारी सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है, और इससे हमारा ये जो है ओवम जो है बन जाएगा।
हमारा ओवम बन गया और हमारा सेकंड पोलर बॉडी जो है वो भी हमारी अब बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो पोलर बॉडी जो बना है वो कब बना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है या फिर बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है। तो ये अक्सर यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं और वो कहते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है हमारा पोलर बॉडी बना है, लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो बना ही नहीं है। ओवम तो तब बने, पहले तो ओवम बनेगा उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगी ना, तो उससे पहले हमारा जो है सेकंड पोलर बॉडी जो हमारा बाद में कैसे बन सकता है। तो हमारा जो सेकंड पोलर बॉडी वो कब बना है, हमारा बिफोर फर्टिलाइजेशन बना है। अभी तो ओवम बना है और उस ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो इसके बीच में भी एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है कि अब जो है हमारा जो स्पर्म है बिल्कुल ओवम के अंदर आ चुका है, ओवम बन चुका है हमारा, ठीक है। अब उसका जो स्पर्म का उन सब का जो मटेरियल है उनका अंदर का वो सब क्या होगा, मिक्स होगा, उनका फ्यूज़न होगा। अब ये जब फ्यूज़न होता है तो जो हमारी जोना पेलिस्यूडा की जो लेयर थी, ठीक है, जिसको तोड़ के वो अंदर आया था, ठीक है, वो अभी कैसी है, उसको मान लो एक तरीके से गीली सीमेंट की तरह, यानी कि उसमें से अभी भी कुछ चीज़ जो सामान इधर उधर हो सकता है। तो अब धीरे धीरे क्या होगी, कॉर्टिकल वार रिएक्शन होगी, उससे क्या होगा, जो हमारा जोना पेलिस्यूडा की जो लेयर थी वो अब हार्डन होने लगेगी, ठीक है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, एकदम अंबुजा सीमेंट बनने लगेगी, ठीक है। तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्लो ब्लॉक पॉलिस्पर्मी कहेंगे, ठीक है, यानी कि एकदम सॉलिड, वो एकदम अंबुजा सीमेंट की जैसे खड़ी हो जाएगी जोना पेलिस्यूडा, कि अब उसमें से कोई चीज़ आर पार नहीं हो सकती। और ये प्रोसेस चूँकि स्लो होता है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्लो ब्लॉक पॉलिस्पर्मी कहेंगे। हमारी लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस होगी वो होगी हमारी सिनगेमी की। सिनगेमी का मतलब कि हमारा जो मेल गेमेट का जो हमारा न्यूक्लियर था और हमारे फीमेल गेमेट का जो हमारा न्यूक्लियर था, जो प्रो न्यूक्लियर है, उनका जो है फ्यूज़न होना, और यहीं पर हमारी फर्टिलाइजेशन जो है हमारी फिनिश हो जाती है। अब इस फर्टिलाइजेशन से कुछ अच्छी चीज़ें हुई। क्या चीज़ें हुई, पहला तो हमारा कि डिप्लॉयड जायगोट बन गया, और उससे क्या होगा, हमारा इनिशिएशन होगा जो कि क्लीवेज डिवीज़न का, यानी कि अब ये जो जायगोट है इसमें क्लीवेज होंगे और होके वो एक बेबी का जो है वो हमारा रूप लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हमने फर्टिलाइजेशन हम करा चुके हैं, अब हमें क्या कराना है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराना है, यानी कि उस जाइगोट का होगा क्या। जाइगोट तो हमने बना दिया, डिप्लॉयड जाइगोट बन चुका है, लेकिन उसके बाद में उसको एम्ब्रियो तो बनाएंगे, एम्ब्रियो से फिर हमारा जो है हमारा पूरा बेबी जो बनाएगा, फिर हम उसकी डिलीवरी भी कराएंगे, ठीक है। तो जाइगोट जो था हमारा, उसके अंदर क्या होंगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस होके उसमें क्लीवेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लीवेज जो होगा वो एक स्लो प्रोसेस होगा, जिसमें जो टाइम लगेगा 30 आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लीवेज होगा वो हमारे इस तरीके से होगा, ये हमारी जोना पेलिस्यूडा है और ये हमारा जायगोट है। इसके अंदर क्या होगा, ये प्लेन से, यानी कि इसको इक्वेटर पे प्लेन पर इसको जो है ये क्लीवेज होंगे इसके, ठीक है। इससे के बाद क्या बनेगा, हमारा ब्लास्टोमियर बनेगा, यानी कि इस प्रोसेस के बाद कुछ सेल्स हमको इस तरह के 2 सेल्स हमको देखने को मिलेंगे, जो कि हमारा ब्लास्टोमियर वाला प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस जो है ना बहुत ही धीरे होता है। पहले में तो लग गया हमको 60 आवर्स हमको लग गए फर्स्ट क्लीवेज में, फिर सेकंड में जो परपेंडिकुलर क्लीवेज होगा जिसमें भी हमको कितने टाइम लग जाएगा, 60 आवर्स लग जाएंगे सेकंड क्लीवेज होने में। उसके बाद क्या होगा, हमारा इस तरीके से 4 सेल्स की फॉर्म में ये बन जाएगा, ठीक है। इसी 4 से ये क्या बनेगा, 16 to 32 बनेगा, और इस वाले स्टेप को हम क्या कहेंगे, मोरिला, यानी कि जो बना है इसको कहेंगे मोरिला, जिसमें गुच्छे के जैसे हमारे 16 to 32 जो है हमारे से सेल्स बन जाएंगे। उससे क्या होगा, फिर ये आगे और फर्दर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा हमारा, कि ये हमारे इनर सेल मास बनाने की इस तरीके से, इस वाले को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टो रखेंगे। यानी कि सबसे पहले जाइगोट था, जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बना, ब्लास्टोमेयर से मोरुला, मोरुला से हमारा ब्लास्ट्यूला हमारा बन गया। अब जो सबसे पहले जो होगा वो इम्प्लांटेशन वाली स्टेज होगी, वो किसकी होगी, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। अब जो हमारी ट्रोपोप्लास्ट वाली जो लेयर थी वो अटैच हो जाएगी किससे, एंड्रोमेट्रियम से। एंड्रोमेट्रियम क्या है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जब हमने यूट्रस पढ़ा था उसकी, जब हम वॉल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पेरीमेट्रियम, मिडल मायोमेट्रियम और हमारी एंड्रोमेट्रियम ने पढ़ी थी। और ये जो इनर सेल मास जो है हमारा वो क्या होने लग जाएगा, डिफ्रेंशिएट होने लग जाएगा, एज ए एम्ब्रियो वो बनने लग जाएगा। इससे होगा ये कि जो हमारे यूट्रिन की जो सेल थी है ना, वो क्या करने लग जाएगी, डिवाइड करने लग जाएगी और ब्लास्टोसाइट को क्या कर लेगी, पूरा कवर कर लेगी। तो इससे रिजल्ट होगा ये कि जो ब्लास्टोसाइट जो होगा वो बिकम्स इम्बेडेड इन एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, जिसको हम कहेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। यानी कि हमारी जो एंड्रोमेट्रियम थी, जो कि यूट्रस की वॉल थी हमारी एंड्रोमेट्रियम, उस एंड्रोमेट्रियम में ये जो ब्लास्टोसाइट्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्बर्ड हो जाएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं।
यह एक चीज़ आती है, वो होती है हमारी क्रॉनिक विले। क्रॉनिक विले क्या होती है, जो कि अपीयर्स होती है ऑन द ट्रोपोप्लास्ट, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि सराउंडेड होती है बाय द यूट्रेन एंड मेट्रनल ब्लड से जो घिरी हुई होती है। अब यही जो क्रॉनिक विली है और जो हमारा यूट्रेन का जो टिश्यू है, यही मिला के हमारी क्या बनाएगी, प्लेसेंटा बनाएगी। अब ये जो प्लेसेंटा होता है, इसका क्या काम होता है, ये एक इंटीमेट कनेक्शन है बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रेन वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि उन दोनों के बीच का एक तरीके का कनेक्शन जो होता है वो हमारा यही होता है। ठीक है, ये डिस्क शेप की होती है। ये हमारा फीटस है, देख लो आप, फीटस है और इसके अंदर जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से हमारी जो है प्लेसेंटा जो है अटैच है। अब इसका जो रोल होता है वो क्या होता है, यही प्लेसेंटा जो होता है, इसी से क्या होगा, फीटस जो है रेस्पिरेशन करेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, एक्सक्रिएशन होगा, उसको जो इम्यूनिटीज़ जो है वो सब मिलेंगे, और कुछ हार्मोन्स जो है वो भी ये देगा, जैसे कि HPL, HCS और HCG। सबसे पहले हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, उसके बाद हमने एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करा दिया। इम्प्लांटेशन करने के बाद उसमें प्लेसेंटा बन गई। अब प्लेसेंटा यानी कि हमारा फीटस भी बन चुका है और उनके बीच की जो कॉर्ड्स है वो भी बन गई। प्लेसेंटा के फंक्शंस भी हमने जान लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है गेस्टेशन, यानी कि सारा प्रोसेस हो गया, अब होगा गेस्टेशन, यानी कि अब पूरा जो बेबी है बनेगा कितने में, चूँकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं तो हमारा ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितने का होता है, 9th मंथ का होता है। तो अब हम वही पढ़ेंगे जिसमें हमारी कुछ जर्म्स लेयर्स बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रोपोप्लास्ट है। अब ये जो ट्रोपोप्लास्ट है ना, ये हमारा क्या करने लगेगा, ये अलग अलग तरीके से ग्रो होने लगेगा। कैसे कि जब ये हमारा कॉल्यूमिनर तरीके की सेल्स बनाएगा, कुछ उसको हम कहेंगे इपीब्लास्ट, कुछ क्यूबॉइडल टाइप्स की सेल्स बनाएगा जिसको हम कहेंगे हाइपोब्लास्ट कहेंगे। ठीक है, और इसके बीच का यहाँ जो होगा इसको एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, और एमनियोटिक एक्टोडर्म जो कि हमारा ये जो होगा हमारा एक्टोडर्म है, और इसके अंदर हमारी एमनियोटिक कैविटी होगी। ठीक है, और हमारा जो एक्चुअल जर्म लेयर वो होगा वो हमारा इपीब्लास्ट होगा। अब 15 डे आफ्टर कंसीप्शन जो होगा ना, जब कंसीव करती है जब एक फीमेल, तो आफ्टर 15 डेज क्या होगा, एक ग्रूव अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ इपीब्लास्ट कहेंगे, प्रिमिटिव स्टिक कहेंगे, जो कि बिगिनिंग होगी हमारी किसकी, गेस्टेशन पीरियड का। ये जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है वो हमारे पास 3 तरीके के एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है। पहली होती है एंडोडर्म, सेकेंड होती है मेसोडर्म, और थर्ड होती है एक्टोडर्म। अब ये जो जर्म लेयर्स है, इसी जर्म लेयर से हमारी जो है हमारे पार्ट्स बॉडी के जो है ऑर्गन्स ये सब बनेंगे। ठीक है, तो हमारी एक्टोडर्म से क्या बनती है, एपिडेमिस बनती है, नर्वस सिस्टम होता है, और आईज बनती है ना, लाइनिंग ऑफ गट होती है, एड्रिनल मेडुला हमारी इस एक्टोडर्म से बनती है। एंडोडर्म से हमारे लंग्स बनेंगे, एलिमेंट्री कैनाल होगी, और हमारी थायराइड होगी, लिवर, पेनक्रियास, इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, ये सब इसमें कौन सी सेल्स होगी, हमारी यही वाली जो है जर्म लेयर्स की सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होगी। मेसोडर्म में हमारी टीथ होगी, वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट, कार्टिलेज की बोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी और गोनाड्स, ये सब हमारे इनसे बनेंगे, इनसे बनेंगे, मेसोडर्म से ये सब, एक्टोडर्म से ये, और एंडोडर्म से ये। जब फीटस जो होता है वो जब हमारा ग्रोइंग करता है तो वो डेवलप कर लेता है फोर मेम्ब्रेन जो है वो अपने चारों तरफ डेवलप कर लेता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं वो डेवलप कर देता है। उन चारों के नाम क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एमनियो, क्रॉनिक, यॉर्क सेल और एलेंटोसिस। ठीक है, इन सब का रोल क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्ट एज ए अल्ट्रा फिल्टर की तरह वो हमारा काम करता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो कि लाइन होता है बाय द ट्रोपोएक्टोडर्म, और इंटरनल जो लाइन होता है वो हमारा मेसोडर्म से होता है ना। एमनियोन जो होता है उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक से। फिर है हमारा एलेंटोसिस जो कि एक्सटर्नल लाइन होती है मेसोडर्म से, और इंटरनल लाइन होती है हमारी एंडोडर्म से। एक साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा ये यॉर्क सेल होता है। ओके, अब जो है हमारा गेस्टेशन पीरियड जो हम देख लेते हैं कि ह्यूमन में जो होता है हमारा 280 से लेकर 284 डेज़ का होता है, यानी कि 40 वीक्स, या 40 वीक्स का है तो उनको 9 मंथ हमको कहेंगे। रेट के अंदर यही हमको मंथ का ये हमारा गेस्टेशन पीरियड होता है। डॉग में 2 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। कैट के अंदर 2 मंथ 10 डेज़ का गेस्टेशन पीरियड है, और बफेलोज़ के अंदर हमारे 10 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, अब इन गेस्टेशन पीरियड्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो मंथ से लेकर 3rd मंथ का जो होता है उसको कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, फिर 2nd ट्राइमेस्टर आता है, ठीक है, और फिर आता है 3rd ट्राइमेस्टर। इस तरीके से हमारे पूरे जो 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड होते हैं। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है जिसमें 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ, इन 3 मंथ में क्या होता है
इन 3 मंथ में जो बेबी का क्या होता है, न्यूरल ट्यूब बनते हैं, लिम्स एंड बनते हैं, हर्ट्स उसका सबसे पहले बनता है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर जब आता है यानी कि 4 मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ, इसके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ आई स्टार्ट होने लग जाती है, फीटल का जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और जो मदर जो है वो फील कर सकती है, अब अपने बेबी को जो है वो फील कर सकती है। ठीक है, अब मूवमेंट जो है फीटस की स्टार्ट हो जाती है। फिर जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो लास्ट जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें हमारी उसकी ब्रोंकाइल बनने लग जाती है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे पूछा था। डिसेंट ऑफ टेस्टिस जो कि हमें अच्छे से याद रखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में तो होता है, लेकिन 7th मंथ में ही होता है। ठीक है, हेड फेसिंग डाउनवर्ड, और क्या होता है कि लास्ट के जो मंथ में क्या होता है कि जो बेबी का जो फेस होगा वो हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसी के साथ हमारा जो गेस्टेशन पीरियड था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 9th मंथ पूरे हो चुके हैं, तो अब बारी आती है उसकी पार्चुएशन की, यानी कि अब डिलीवरी की होती है। तो अब पार्चुएशन कैसे होती है अब हम वो देखेंगे। तो हम देखेंगे पार्चुएशन, जिसको हम NCERT की बुक से ही देख लेंगे। पार्चुएशन में क्या होगा, पार्चुएशन जिसमें क्या होगा, हमारा चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो चाइल्ड है वो उसका बर्थ होना, वही हमारा पार्चुएशन कहलाता है। ये कौन से मैकेनिज्म से होता है, तो ये हमारा न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है। तो होगा क्या, जो हमारा फीटल जो होगा वो इजेक्ट करेगा कुछ रिफ्लेक्स वो है जो भेजेगा, उससे होगा ये कि जो ऑक्सीटोसिन जो होगा, ठीक है, वो क्या होने लग जाएगा, वो हमारा रिलीज़ होने लग जाएगा। और ये ऑक्सीटोसिन जो क्या करेगा, एक्ट करेगा किसके ऊपर, यूट्रिन की मसल के ऊपर, यूट्रिन की मसल्स के ऊपर जो है ये एक्ट करेगा। उससे होगा ये कि यूट्रिन की जो वॉल्स होगी है ना, उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। और इससे होगा ये कि जो हमारा जो बेबी होगा वो हमारे जो बर्थ कैनाल की तरफ जो है हमारा आने लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्चुएशन। इसके बाद आता है हमारा लैक्टेशन। तो मेमरी जो ग्लैंड्स होती है फीमेल की, वो क्या करने लग जाती है, डिफरेंशिएट करने लग जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवार्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस, यानी कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी का जैसा एंड होने स्टार्ट होने लग आ जाएगा, तब ये जो हमारी मेमरी ग्लैंड जो है वो हमारा मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएगी, उसी को हम कहेंगे लैक्टेशन कहेंगे। ठीक है, दिस हेल्प्स the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो इनिशियल डेज में जो मिल्क निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, विच कंटेन सर्वल एंटीबॉडीज़ जो होती है उसके पास, जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल होती है फॉर द डेवलप्ड रेजिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उस कोलेस्ट्रम में क्या है, कुछ सर्वल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर बिगिनर्स अप फॉर ए हेल्दी बेबी, यानी कि हेल्दी बेबी के लिए जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो है कहा जाता है 6th मंथ तक जो है बच्चे को जो है माँ का दूध ही दिया जाए, तो वही है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी बेबी के लिए। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है यही ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।